are we at the cusp of a third world war, or are we very much in the world war? क्योंकि कहीं पर भी आप देखें, चाहे आप इज़राइल गाज़ा देखें, चाहे आप यूक्रेन देखें, जो प्री 1991 मतलब बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते थे कि दुनिया भर में कहीं न कहीं युद्ध चल रहे हैं, जिसके अंदर 2 वैश्विक ताकतें हैं, वो अपने आप को, अपनी पोज़ीशंस को मैनेज कर रही हैं, सपोर्टिंग सम पीपल एंड नॉट सपोर्टिंग सम अदर पीपल, वो चल रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यार वापस वी आर इनटू दैट फेज़ जहाँ पर ग्लोबल फोर्सेस और ग्लोबल पावर्स आर परहैप्स नॉट इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग पीस, बट एन्श्योरिंग कि थोड़ा-सा ये टर्मॉइल बना रहे जिसके अंदर कुछ इकोनॉमीज़ हैं जिनको फ़ायदा पहुँचता रहे। आर वी एट द कस्प ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, और आर वी इन द वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी? Namaskar, good morning, welcome to another podcast of the India Story. I'm glad to be joined today by Shashank Maniji. Sir is an honorable member of parliament from Devariya, and बहुत लोग हैं जो अपनी अलग-अलग जर्नीज़ करके हमारी संसद में पहुंचते हैं। इनकी जर्नी से मेरा थोड़ा वास्ता पहले भी हुआ, पर मेरे अलावा इस देश के अंदर हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनकी द्वारा स्टार्ट की हुई जागृति यात्रा का हिस्सा बन के देश के अंदर, देश की ग्रोथ के अंदर अपनी भागीदारी दे रहे हैं। मैं उसके अंदर एक और बात कहूँगा कि जिस तरह से सिंस यू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपने कई तरह से कॉर्पोरेटाइज़ करने की कोशिश की, अपने ऑपरेशंस को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आप लेकर आते हैं ऑफिसेज़ के अंदर, एंड देयर इज़ अ टीम ऑफ गुड स्मार्ट पीपल वर्किंग टुवर्ड्स यू, व्हिच एसेंशियली इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट परहैप्स देवरिया रिप्रेजेंट्स, मतलब जो रूरल इंडिया रिप्रेजेंट करता है। आई एम ग्लैड ऑल्सो टू हैव इन हैंड जो आपने एक वार्षिक रिपोर्ट बनाई है 2024-25 की। पहले इसके बारे में शुरुआत बताइए, फिर उसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए पहले पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप मेरे लिए शुभ हैं क्योंकि जब पिछली बार आपका और मेरा संवाद हुआ था उसी के बाद मुझे टिकट मिला। उसके कुछ ही महीनों बाद मैं विजयी हुआ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वार्षिक रिपोर्ट पहले एक साल का रूपरेखा है कि मैंने क्या किया, कैसे जनभागीदारी से, सबके प्रयास से मैंने काम किया। और इसमें 2 लक्ष्य हैं। एक तो ये दर्शाना कि जो भी काम यहाँ हमारा सांसद करता है वो आपके हित में कर रहा है, वो दिन रात कर रहा है, और दूसरा ये भी दर्शाना कि जनभागीदारी के साथ ही हम लोग काम कर पाएंगे और उस जनभागीदारी से ही हम लोग एक नए देश का निर्माण कर पाएंगे। तो ये एक साल की रिपोर्ट में हमने कई ऐसी चीज़ें करी हैं जिसमें 8 सेक्शन हैं। एक जन सरोकार का है, एक हमारे कार्यकर्ता बंधुओं का है, एक विकास का है, एक कई ऐसी चीज़ों का, जैसे सांस्कृतिक रूप से मैंने एक कला प्रवाह करके कार्यक्रम करवाया देवरही माता के मंदिर में। उसके साथ कई बड़े मंचों पे मैं गया हूँ। आप अभी थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे सिंदूर के बारे में। उसी के साथ जिस कमेटी बैठा हूँ, पार्लियामेंट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछें ताकि जनता को मालूम पड़े कि जिस जनप्रतिनिधि को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने चयन किया है, उसने जनता को वापस क्या दिया है, कैसे हम लोग आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया सर। सर, ऑपरेशन सिंदूर से ही बात करते हैं और उसकी वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो बात करना, उसकी भी एक मैं रूपरेखा दे देता हूँ, उसका थोड़ा भूमिका सेट कर देता हूँ। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद हमें कई जो सोशल मीडिया में बहुत लोग हैं या फिर जिन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया था कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, दे वर एबल टू सी कि कुछ नैरेटिव्स का एक वॉर चल रहा था सोशल मीडिया पर भी। और कई जगह से फॉर सम रीज़न, क्योंकि एक इंटरनेशनल कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कई सारे न्यूज़पेपर्स हैं, जो मतलब हमारे देश के जो भी बातें हैं या देश का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको अच्छे से नहीं प्रेज़ेंट कर रहे थे। तो उस वजह से एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि भई एक डेलीगेशन जाएगी। तो वन कि हाउ डू यू सी ऑपरेशन सिंदूर? उसका एक बार फ्लैशबैक दीजिए ताकि उसके बाद हम अपनी कन्वर्सेशन आगे बढ़ाएँ। देखिए, उसका फ्लैशबैक ये है कि हम लोग बहुत सालों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से पीड़ित रहे हैं और बहुत सालों तक हमने और पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत एक तरह से संयम बरता। हम लोगों ने कभी कुछ किया नहीं और मैं समझता हूँ ये गलत था और उसका फ़ायदा टेररिस्ट ने उठाया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब पठानकोट हुआ, तब उन्होंने वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बुलाया, उनसे बातचीत करी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पाकिस्तान के नुमाइंदों ने बोला कि नहीं सर, ये तो आप ही लोगों ने करवाया है। तब हम लोग ने अपना पेशेंस खो गए और उसके बाद जब उरी का स्ट्राइक हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ जिसमें एक जेट उड़ा और एक
एक ठिकाने पे वार हुआ, और इस बार सिंदूर हुआ तो हम लोगों ने 9 ठिकानों पे वार किया, और ये भी हमारी रणनीति है कि हम लोग इसको करते रहेंगे। अब प्रश्न ये है कि क्या नैरेटिव गढ़ा गया पाकिस्तान और अन्य माध्यम से, और किसको काटने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ा। एक नैरेटिव ये था कि ये हम पाकिस्तानियों ने नहीं करवाया है। दूसरा नैरेटिव ये हो सकता है कि बहुत प्रबल फोर्स का यूज़ किया गया है। ये 2 मुख्य चीज़ें थी, और उसमें पहले में तो हमने ये कहा जहाँ-जहाँ गए, और मैं भी आपको भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ तक ठिकानों का मसला है, भावलपुर, मुरीद के ऐसे ठिकानों के बारे में सबको मालूम है। ऐसी 5 संस्थाएँ हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा है, जैश-ए-मोहम्मद है, ऐसी 5 संस्थाएँ हैं जिसका नाम यूएन में दर्जित है और जिसके बारे में सबको मालूम है। तो यदि आप उन ठिकानों को ठीक नहीं कर पाएँगे, तो हम ठीक करेंगे। हमने ये कहा। हमने ये नहीं कहा कि हम संयम बरतते रहते हैं, आप अपना ठिकाने रखिए, आप बातचीत करते रहते हैं, हर समय बोलते हैं, नहीं, नहीं, हमारी गलती नहीं। आपकी गलती ये है कि अगर आपको मालूम है वो ठिकाने हैं, पूरे विश्व को जग ज़ाहिर है, तो आप उनको बंद क्यों नहीं करते? एक तो ये विषय था। दूसरा विषय ये था कि हमने एक्सेसिव फ़ोर्स का यूज़ किया, ये भी एकदम गलत है। जब 9 ठिकानों में प्रहार किया, एक्सेसिव फ़ोर्स का मतलब जब 26 निहत्थों पे वार होती है, उनकी महिलाओं को भेज दिया जाता है कि आप जाके बताइए कि आपके आपके पुरुष, आपके पिता, आपके पति को हमने मार दिया है, और उनके सिंदूर का उल्लंघन होता है, तो हम लोग उसी मायने से, उसी नैरेटिव को गढ़ के हमने उस पे वार किया, और 9 ठिकानों पे किया, ताकि उनको पूरी तरह पता चले कि जैसे-जैसे एस्केलेट होता है, हम भी एस्केलेट करेंगे। पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई जो कमांडो फोर्स ने की, दूसरी बार जहाज़ों ने की एक जगह पे बालाकोट में, और तीसरी बार 9 ठिकानों पे की। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है कि हम पेशेंस बरतते रहें, लेकिन एक सीमा होती है, उसके ऊपर नहीं जा पाएँगे। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, और उसी के साथ-साथ अगर हम लोग कोई भी ठिकाने जहाँ आप दुरुस्त नहीं कर पाएँगे, तो हम करेंगे। तीसरा, हमने ये भी कहा, जो उस समय प्रेस वार्ता हुई थी, कि हमने नॉन एस्केलेटरी किया है। इसमें हमारा कोई पाकिस्तान से बैर नहीं है। लेकिन यदि आप अपने 9 ठिकानों को ठीक नहीं कर पाएँगे और वहाँ से प्रहार हमारे यहाँ आता, तो हम ठीक करेंगे। ये नया भारत है, और हमने संयम का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसी के साथ-साथ प्रोपोर्शनेट फ़ोर्स का इस्तेमाल किया, ताकि आने वाले समय में कोई भी आतंकी ठिकाना हमारी तरफ देखे आँख उठा के, उसको डर लगे। बट व्हाट डू यू थिंक उसकी ज़रूरत क्या थी? क्या सांसदों का एक डेलीगेशन क्रिएट करना और वो डेलीगेशन अलग-अलग जगह जाएँ? क्योंकि वो थॉट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ही आया कि सांसदों को भेजना चाहिए। तो वो आपको क्यों लगता है कि उसकी ज़रूरत अचानक से क्यों फ़ील हुई? क्या हम युद्ध के दौरान हम नैरेटिव वॉर्स पे कम ध्यान दे रहे थे, या किस तरह से देश और दुनिया हमारे बारे में क्या बात कर रही है? और फिर एक नेसेसिटी फ़ील हुई? ये देखिए, जब युद्ध खत्म हुआ 88 आवर्स में, तो उसके बाद कुछ समय तक हम लोग उसका समीक्षा करते रहे। लेकिन उसके बाद ये हम लोग को पता चला कि प्रधानमंत्री जी के मेरे हिसाब से 2-3 लक्ष्य थे। मेरे हिसाब से 3 लक्ष्य थे। एक लक्ष्य था कि दिखाएँ कि सामूहिक रूप से भारत एकजुट है, मल्टी पार्टी है। आप जानते हैं, हमारे जो हमारा अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर शशि थरूर कर रहे थे। उसी तरह अन्य नेताओं ने किया, कुछ भाजपा के नेताओं ने किया। मैं उसमें था, 3 हमारे सांसद भाजपा के थे, अन्य अन्य पार्टियों के थे, 7 जो हमारे भाजपा के सांसद थे, 7 जो सांसद थे, और उसी के साथ एक एक्स एम्बेसडर था। तो एक तो भारत एक है, ये मैसेज था। दूसरा, जो भ्रांतियाँ फैलाई गई थी, जिसके बारे में मैंने बात करी, उसको काटना आवश्यक था, और अगर अगर सिर्फ़ सरकार कहती, तो उसका एक प्रभाव होता। मान लीजिए एम्बेसडर जाके कहता है, लेकिन यहाँ के समाज के लोग, हमारे जैसे लोग जो स्पष्टवादी होते हैं, कभी भी डिप्लोमैटिक लैंग्वेज में आप उतना ही कह पाते हैं। हम लोग वहाँ जाके उनके सेनेटर से मिले, उनके समाज से मिले, उनके थिंक टैंक से मिले, तो उसका प्रभाव अलग होगा। और तीसरा, जो मैं बार-बार इस डेलीगेशन में कहता रहा, कि इसके जाने से एक अलग आभा उठी है, जिसके एक तरह से मैं वर्णन करता हूँ। जब आतंक का अभाव होता है, जब आतंक कम होता है, तो विकास की गंगा बहती है। तो हमने वहाँ जाके विकास की भी बात करी। और चौथा, जो कि मेरे हिसाब से एक बोनस था, जो हो सकता है हम लोगों ने सोचा नहीं था, कि प्रवासियों के बीच में जाके जो हमने बात करी, बहुत अच्छा रहा, उनका भी ऊर्जा हमें मिली। तो ये 4 मेरे हिसाब से प्रमुख कारण होंगे, जिसके कारणवश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका चयन किया। एकजुटता, दूसरा कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैला जो हटाना, जो कि डिप्लोमैटिक चैनल के माध्यम से बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद विकसित भारत का प्रमाण, और अप्रवासियों के बीच में उठना-बैठना, जो बहुत प्रोत्साहन का था। आप कहाँ-कहाँ पर गए थे इसी डेलीगेशन का हिस्सा बन के? हम लोग पहले गए न्यूयॉर्क, पहले वहाँ 9/11 के जो स्मारक है वहाँ गए। वहाँ पर हमने मतलब एक तरह से वहाँ पर श्रद्धांजलि दी। वहाँ से मुड़े तो गयाना गए। गयाना में 2 दिन रुके। वहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मिले, और वहाँ के अन्य नेताओं से, वहाँ के सेनेटर से मिले। वहाँ पर उनका राष्ट्रीय दिवस भी था उस दिन, तो वहाँ भी हम लोग एक तरह से ऑफ़िशियल गेस्ट बन के गए। वहाँ से पनामा गए। पनामा में 2 दिन रुके। वहाँ भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से मिले। वहाँ से हम लोग कोलंबिया गए।
कोलंबिया में एक दिलचस्प बात ये थी कि कुछ वहाँ पर प्रतिकूल एक तरह से उनका एक बयान आया था 7 मई के आसपास। उसके बाद हमारे जाने पे उन्होंने उस बयान को वापस ले लिया। इसका उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया जब हम लोग वापस आए और उसके बाद ब्राज़ील गए। ब्राज़ील 2 दिन रुके और वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट से मिले, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, और कई सेनेटर से उनके सदन में भी गए और वहाँ से हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका गए जहाँ 3 दिन रहे। यहाँ पर कई सेनेटर्स, कांग्रेसमैन से मिले, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से मिले, वहाँ पर जो उनके डिप्टी डायरेक्टर जो कि एमओ स्टेट हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स उनसे मिले और वहाँ के सदन में भी जाके हम लोगों ने वार्ता की और एक बहुत प्रभावशाली कार्यक्रम हुआ जो कि प्रवासियों का था। ये 5 जगह गए, उसके बाद वापस आए तो प्रधानमंत्री जी के साथ भी हम लोग का एक चाय पे चर्चा हुई। तो ये जो प्रवासी भारतीय हैं, उनके अलावा कुछ सेनेटर्स से मुलाकात हुई या एक बड़ा बंच था जिनसे मुलाकात हुई? क्योंकि प्रवासी भारतीय जो हैं वो जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जैसे ही पाकिस्तान ने ये हरकत दिखाई थी और पाकिस्तान से निकले हुए टेररिस्ट ने ये हरकत दिखाई थी, तो पूरा एक चाहे भारतीय समाज पूरे विश्व में कहीं पे भी हो, वो सारा एकजुट था। मेरा प्रश्न ये है कि प्रवासी भारतीयों को तो उनके पास वो एनर्जी थी, वो तो दे वर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। परंतु उसके अलावा क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान को लेकर अलग-अलग भ्रांतियाँ हैं और भारत को उभरता बढ़ता जियोपॉलिटिकल टर्म्स में देखें तो बहुत लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि हम एक सशक्त भारत बनना चाहते हैं, हम एक विकसित भारत बनना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट अपना एक स्टैंड रख के बनना चाहते हैं। तो और हमारे लिए ये मैटर नहीं करता बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट कि हम अमेरिका के साथ अलाइन करें, रशिया के साथ अलाइन करें, हम अपनी नीड्स और अपने रिक्वायरमेंट्स और अपनी नेसेसिटीज़ के बेसिस पे वी आर अलाइनिंग नाउ, जो डॉक्टर जयशंकर जी भी कई बार बोल चुके हैं। तो उस सिनेरियो में देयर इज़ अ लार्जर जियोपॉलिटिकल बैटल गोइंग ऑन और उस जियोपॉलिटिकल बैटल के अंदर देयर इज़ ऑलवेज दिस नीड फॉर एंगेजमेंट एंड यू स्पेंट अ कंसिडरेबल टाइम इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड इट और परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड इट एंड ग्रेन इट मच बेटर कि शायद दुनिया भर में जो वैश्विक ताकतें हैं उनके अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो अपना पॉलिटिक्स करते हैं जिसके अंदर देश हो गए, देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई वो मोहरे बन जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है, क्या हम उस एंगेजमेंट के दौरान ऐसे भी सेनेटर्स से और ऐसे लीडर्स से, ऐसे पॉलिटिशियन से मिले और उनका मन बदल पाए? क्योंकि प्रवासी भारतीयों के लिए तो शायद इतना ज़्यादा वो तो वो हमारे साइड हैं, जिनका मन बदलने की आवश्यकता थी, क्या हम वहाँ पर वो इम्पैक्ट दे पाए? देखिए 2-3 विषय थे जो हम इन सेनेटर्स से बात करें और कुछ हद तक जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि भारत उभरता देश है। लेकिन एक चीज़ जो हमारी मित्रता ब्राज़ील से और कुछ हद तक काफ़ी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स से है कि हम दोनों डेमोक्रेटिक हैं। तो जब आप किसी सेनेटर से मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह आकर्षित होता है, या अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ब्राज़ील से मिले स्वाभाविक रूप से वह आकर्षित हुआ कि आप भी डेमोक्रेसी हैं। किसके विपरीत? चीन के विपरीत, क्योंकि चीन भी उनके साथ डांस कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है लैटिन अमेरिका में। तो एक स्वाभाविक जुड़ाव हो जाता है। ये बात सही है कि भारत अपने अस्तित्व पे चल रहा है, अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है, डेमोक्रेसी है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा गणराज्य है और उसी के साथ-साथ एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था भी हो गई है। तो इसके होते-होते एक इंडिपेंडेंट स्टैंड जो जयशंकर जी बार-बार बोलते रहते हैं वो भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ हम लोग गए और 1-2 जिनको हमको पलटना पड़ा उसके बारे में भी आता हूँ, लेकिन जहाँ-जहाँ हम गए, चाहे वो गयाना, कोलंबिया, पनामा हो या ब्राज़ील हो जो कि बहुत बड़ा देश है, या यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो सबसे पुराना हमारा गणराज्य है, उसमें हम लोग को बहुत पॉज़िटिव रिएक्शन मिला। उसका कई कारण थे। एक तो आतंक से सभी त्रसित हैं। तो जब हमने उनको रिमाइंड किया कि ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में मिले थे, वहाँ के जो नेशनल डिफेंस अकेडमी से 1.5 किलोमीटर दूर कुछ हद तक, तो उनको ये स्मरण कराना पड़ा, 9/11 में जब गए स्मरण कराना पड़ा कि कई चीज़ें जो आपको तंग करे हुई हैं, वैश्विक स्तर पे आतंक का जो गढ़ है, जननी है, जो उसकी माता है, वो पाकिस्तान है। और ऐसे साँपों को अगर उसने लिया है और जो बोल रही है कि हम भी आतंकवाद के शिकार हो गए हैं, भई अगर आप साँप पालेंगे अपने पिछवाड़े में, तो क्या पड़ोसी को ही डसेगा? आपको भी डसेगा। बिलावल इधर-उधर घूम रहे थे, मैं देख रहा था जब वहाँ पर थे, तो उनको भी उनकी माताश्री को आतंकियों ने मारा था। उसका ये कारण है कि पिछले 40 साल से आतंकियों को आप पाल रहे हैं, तो उसको छोड़िए। तो ये तो एक वैश्विक स्तर पे जुड़ा हुआ कि भाई आप त्रसित हैं, हम भी त्रसित थे। कुछ हद तक जैसे कोलंबिया में गए, वहाँ नार्को टेररिज़्म होता है, तो उनसे हमारा साठ-गाँठ हुई। इस प्रकार से अलग-अलग जगह पे अलग-अलग प्रकार के टेररिज़्म से हमने अपनी बात को जोड़ा।
लेकिन दूसरा बात ये था कि वैश्विक स्तर पे हम लोग उभरते हुए भारत हैं, तो कई लोग हमसे बहुत अपेक्षा कर रहे हैं सहायता की, जैसे लैटिन अमेरिका में पार्टनरशिप की, जैसे ब्राज़ील में ब्रिक्स की पार्टनरशिप हमारी है ही, और उसी के साथ-साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमने काफ़ी बहुत अच्छा तन्मयता से काम हुआ। अब आता हूँ एक ऐसे सेनेटर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, जो हम जानते थे कि पाकिस्तान कॉकस में भी हैं और पाकिस्तान का पक्ष भी रख रहे हैं। तो हमने पहले पहले सोचा कि क्या हम उनके पास जाएँ? फिर हमने बोला हमें जाना चाहिए। तो शशि थरूर जी, तेजस्वी सूर्या जी, मैं और एम्बेसडर विजय क्वात्रा जी, हम 4 लोग, 1-2 और लोगों के साथ वहाँ गए और वहाँ पर बहुत अच्छी बड़ी बारीकी से बात हुई और हमने उनको, जैसे आपने बोला, पलटा। क्योंकि पहले वो समझ रहे थे कि जो हुआ है आतंकवाद, वो पाकिस्तान से जुड़ा नहीं। तो हमने बोला अगर जुड़ा नहीं तो इतने मुरीद किया और भावलपुर में जो आप ठिकाने हैं उसको क्यों नहीं ध्वस्त कर रहे हैं? और ये आपको भी डसते हैं। और दूसरा उन्होंने बोला क्या प्रमाण है कि इसके बाद हमें लिंक है? तो हमने बोला यही लिंक है। हमने वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक तो नहीं किया, हमने तो ठिकानों पे अटैक किया। हमने बोला भी हम पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर रहे हैं। तो वो संतुष्ट हुए इससे। उसने बोला सही बात है कि अगर आप एक सॉवरेन राष्ट्र हैं, तो आपका सर्वप्रथम अधिकार होता है कि आप अपने नागरिकों की रक्षा करें। और इसमें अगर आपने ये काम किया है तो हम संतुष्ट हैं। दूसरा बयान जो कोलंबिया में आया था, जो कि थोड़ा-सा प्रतिकूल था, उसको भी चेंज करने के लिए हमने प्रमाण दिए। तो दोनों जगह बहुत एक तरह से सार्थक चर्चा हुई और हम उसको पलट पाए। और जैसा कि आपने कहा कि सेनेटर्स के भी अलग-अलग पॉलिटिकल दृष्टिकोण होते हैं, लेकिन एक सुर में उन्होंने इसके समर्थन किया। रिपब्लिकन्स भी टेररिज्म से हर समय मेरे हिसाब से ग्रसित रहते हैं, डेमोक्रेट्स भी रहते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेसमैन मास्ट, वो एक्चुअली दोनों टांग उनकी कटी हुई थी। वो आए थे, वो हाउस फॉरेन कमिटीज़ के चेयरमैन हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बोला कि मैंने टेररिज्म को व्यक्तिगत रूप से देखा है। तो कुछ ऐसे साझा किए, इमोशनली भी हमने बताया कि 26 लोगों की हत्या हुई, तो अच्छा एक संवाद रहा। इन जनरल इस कॉन्वर्सेशन के अलावा जियोपॉलिटिकली डू यू थिंक अमेरिकन सिटीजन्स के बीच में वो समझ पा रहे थे कि ये जो गैप है, जो नैरेटिव का गैप है कि पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो जैसे पूरी दुनिया में जाकर वो जिस तरह से ये बोल रहे थे, वो फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड नौटंकी कर रहे थे। क्या उससे बहुत ज़्यादा अमेरिकन सिटीजनरी भी या अमेरिका में जो पावर्स टू बी, क्या वो इनसे इतना इम्पैक्ट होते हैं या बस ये सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया पर माहौल बनाने के लिए वो किया जाता है? क्योंकि ये बात मेरे को मुझे क्या मतलब सभी को भी, सभी दर्शकों को भी चौंकाएगी ये बात कि हम सब सोचते हैं कि अमेरिका इस तरह का क्यों बर्ताव है या पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन भी क्यों दिया गया इन द मिडल ऑफ दिस एंटायर ऑपरेशन, नोइंग वेरी क्लियरली कि ओसामा बिन लादेन आपके ही घर में था, नोइंग वेरी क्लियरली जितने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वहीं पर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रहे हैं। और व्हेन इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन सिंदूर, वो क्लियर था, वो डेलिबरेट था और उसके अंदर इतना प्रिसाइज था कि पता चल रहा था कि जहाँ पर अटैक किया है वो टेररिस्ट कैंप्स ऑलरेडी हैं, दीज आर हेडक्वार्टर्स ऑफ जैश, हेडक्वार्टर्स ऑफ एलईटी, राइट? तो ये इतने बेसिक पॉइंट्स आपकी नज़र में क्यों मिसिंग हैं फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका वगैरह, या पता है और वो उस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं? देखिए, एक ज़माना था जब पाकिस्तान का ख़ासकर यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत गहरा संबंध इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को उसकी ज़रूरत थी अफ़गानिस्तान के विरोध में। कुछ हद तक आज की तारीख में ईरान के अगेंस्ट भी वो पाकिस्तान को यूज़ करता है। तो उनकी जो ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से यह चीज़ें चलती रहती हैं। ये मेरा आकलन है, मैं पूरा इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि कई सालों से हम लोग भी कुछ हद तक जियोपॉलिटिकली और आर्थिक दृष्टिकोण से और कुछ हद तक चीन के प्रतिस्पर्धा से हम लोग अलाइन हुए हैं। उनको भी चाहिए कोई ऐसा देश जो कि कुछ हद तक बड़ा देश हो, जो एशिया में अपना वर्चस्व कर सकता है और चीन के विरोध में ही नहीं, मैं तो समझता हूँ अपने आप हम लोग जो बढ़त हो रही है उसके लिए। तो पिछले मैं समझता हूँ 5-6 साल से 10 साल से हमारी मित्रता यूनाइटेड स्टेट्स से हुई है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी कुछ ऐसे हॉक्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, चाहे वो सेनेटर्स हों, कुछ ऐसे सेनेटर्स हैं जो कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें काफ़ी पाकिस्तानी हैं। कुछ फंडिंग भी पाकिस्तानी लोग करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, जो मुझे ज्ञात है। तो इस विषय में कोई ऐसा नहीं ब्लैक एंड वाइट ही है कि हमारा ही पक्ष सबसे था, उनका भी पक्ष रखा गया कई और लोगों से। और हमारा जो मकसद था कि उसको काटें हम लोग, और वो काट सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल से ना हो, एक सेनेटर टू सेनेटर, अगर हम लोग सांसद हैं, हम उनसे भी जाके बात करेंगे तो उनको हमारी राजनीति का भी एक एहसास होगा
और एक लगाव बढ़े, और इसमें हम लोग बहुत कामयाब रहे। तो ये बात सही है कि हम लोग कभी-कभी इस मामले में लगता है कि अटपटा है, हम लोग डेमोक्रेसीज़ हैं, हम लोग एक दूसरे साथ मिलते हैं, हम भी आतंक के खिलाफ हैं, वो भी आतंक के खिलाफ हैं, तो क्यों इतना ज़्यादा ये लोग पाकिस्तान को कर रहे हैं? तो मेरा ये कहना है कि अभी कम हो गया है, मैंने देखा है इसको, कम काफ़ी हो गया है। पहले बहुत आर्म्स बेचते थे पाकिस्तान को, अब आर्म्स भी अधिकांश चीन के हो गए हैं, इससे यूनाइटेड स्टेट्स भी डरा हुआ है। करीब 70-80% जो आर्म्स आज की तारीख में पाकिस्तान ने यूज़ किए हैं सिंदूर में भी, वो भी चाइनीज़ हैं। तो इससे भी इसका भी संदेश उनके पास गया है। तो एक हिसाब से अब एक अलाइनमेंट धीरे-धीरे हो रहा है पिछले 7, 8, 10 साल में। ख़ास करके मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत इसमें साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर प्रेसिडेंट के साथ एक एक व्यक्तिगत जो एक रिश्ता रखा है, ट्रंप के पर्सनल साथ डिप्लोमेसी। पर्सनल रैपो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। जो हमारी डिप्लोमेटिक चैनल्स करते हैं वो तो है ही, लेकिन टॉप टू टॉप जो एक रिलेशनशिप यूएसए के साथ रहा है, यूएसए ही नहीं, मैं तो समझता हूँ फ्रांस के साथ आपने देखा होगा कितनी आत्मीयता से बात हुई, ब्रिटेन के साथ, कनाडा में भी बहुत अच्छा उन्होंने इस बार काम किया। तो हर तरीके से प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत जो प्रभाव है पूरे पूरे विदेश में, उसके आड़ में हम लोग कई ऐसी चीज़ें कर पा रहे हैं जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन जनरल अगर हम देखें कि एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू स्पेकुलेशन, और क्योंकि आप एमपीज़ डेलीगेशन में गए थे, आप उच्च स्तर के लोगों से बात कर रहे थे, आप सेनेटर्स लेवल के लोगों से बात कर रहे थे, और उन सब लोगों का अपना एक नज़रिया होता है, वो विश्व को देखते हैं, उनके अचीवमेंट्स को देखते हुए उनके एम्बिशंस जो होते हैं, चाहे पर्सनल एम्बिशंस हों, चाहे उनके देश से रिलेटेड एम्बिशंस हों, वो एक बड़ा आई थिंक यू वुड हैव गॉटन फेयरली एक्सपोज्ड टू इट। हम पिछले 3-4 वर्षों से, पहले यूक्रेन शुरू हुआ, फिर हमास ने इज़राइल पे किया, फिर गाज़ा में हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान वाला ये एपिसोड हुआ, और फिर अब ईरान अब हो ईरान रहा है। वाला। और आप जब अमेरिका थे तभी ये सारा का सारा अनफोल्ड भी हो रहा था। आई एम क्यूरियस टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ योर कॉन्वर्सेशन देयर कि आर वी at the cusp of a third world war, or are we very much in the world war? क्योंकि कहीं पर भी आप देखें, चाहे आप इजराइल गाज़ा देखें, चाहे आप यूक्रेन देखें, जो प्री 1991 मतलब बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते थे कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं युद्ध चल रहे हैं, जिसके अंदर दो वैश्विक ताकतें हैं, वो अपने आप को, अपनी पोजीशंस को मैनेज कर रही हैं, सपोर्टिंग सम पीपल एंड नॉट सपोर्टिंग सम अदर पीपल, वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार वापस वी आर इनटू दैट फेज जहाँ पर ग्लोबल फोर्सेस और ग्लोबल पावर्स आर परहैप्स नॉट इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग पीस, बट इंश्योरिंग के थोड़ा सा ये टर्मोइल बना रहे जिसके अंदर कुछ इकोनॉमीज हैं जिनको फ़ायदा पहुंचता रहे। आर वी एट द कस्प ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, और आर वी इन द वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी? I would say that I wouldn't call it third world war. I would call it a period of great amount of global turbulence. And there are two thoughts. One is why is that happening? Secondly, what opportunity does it offer to India? तो पहले हम ये सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे हिसाब से ये हो रहा है इसलिए क्योंकि पूरे विश्व में बहुत तनाव हो गया है, और तनाव सिर्फ मिलिट्री तनाव नहीं है, उसके पीछे सामाजिक तनाव भी है, और उसके पीछे कई ऐसी शक्तियां हैं जिससे कि पॉलिटिक्स बदली है, पॉलिटिक्स के साथ हमारे गणराज्य की सोच बदली है। पहले एक तरह से बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था जब कोल्ड वॉर होती थी, बीच में ऐसा जब फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी बड़ी फेमस किताब लिखी एंड ऑफ हिस्ट्री वगैरह, तो सब लोग बोला यूनिपोलर हो गया है। चाइना के उभरते हुए फिर से एक बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा है। भारत का भी उभरना एक तरह से गणतांत्रिक रूप से एक अलग शक्ति है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं, ये होता है तब जब एक सुपर पावर की मतलब एक तरह से शक्ति घटती है और दूसरा सुपर पावर बढ़ता है, और ये स्वाभाविक है, कई ऐसी जगह पे हुआ है, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में नहीं कन्वर्ट होगा। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप छुट-पुट देखें जहाँ जगह हो रही, तो बहुत चीज़ें हैं जहाँ पर कई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ चल रही हैं इस समय। तो आई होप इट डज़न्ट हैपन, वी कांट फुली एक्सक्लूड इट। लेकिन अभी उस प्रकार की जो एक्सेस वर्सेस जो अलायंसेस थी, वो उस Allied प्रकार का versus नहीं, अलाइड उस प्रकार का नहीं है। अभी भी जो है वो इट इज़ मोर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द चेंजिंग ऑफ सुपर पावर्स rather than any unified two forces coming against each other. I hope it doesn't happen, but it could happen that over the next 10-15 years it may become polarized to the extent that led to World War I and World War II, but I don't think it will happen. Now coming to the role India can play,
I think India has always been a nation of peace. And I don't mean weak peace, because there is this view that we are people of non-violence. I have, and Shashiji also spoke at various places, that in the absence of protection of people who are innocent, 26 civilians who are killed in cold blood in front of their family, if you do not take action, that in itself is wrong. Therefore, we have always been strong when it requires, but we've always been people who have made sure that other civilizations are given parity. We are Vishwa Bandhu, and that is not just a word that the Prime Minister talks about. It is genuinely a civilizational state. अगर आप देखेंगे चोला एम्पायर थे, अगर आप देखेंगे हमारे जो बहुत दिग्गज राजा थे, वो कभी बाहर जाके उन्होंने कॉन्कर नहीं किया. अगर ट्रेड के लिए गए या कभी गए चोला एम्पायर गए तो वहाँ पर विजयनगर के एम्पायर बसाया तो वापस आ गए. ऐसा नहीं कि हमने जाके वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बसाई. We have always been one which is saying that we respect other civilizations, but our own civilization is a great one. It has an unbroken history of 5,000 years. तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है. वो है कि जो भी ग्लोबल साउथ है, नाइजीरिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, ब्राज़ील हुआ, भारत खुद ही है, इंडोनेशिया हुआ, ऐसे बहुत बड़े देश हैं जिनको आज की तारीख में मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है. और यदि 5 साल पहले बोलते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक जनक है गणतांत्रिक उसका, तो जो पिछले कुछ सालों में हुआ है उससे उसकी छवि धूमिल हुई है. भारत की छवि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ी है. इसका यूज़ करके क्या हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं उस विश्व गुरु के या विश्व बंधु के रूप में, ताकि तनाव भी हम कम कर पाएँ, अपने आप को भी आगे बढ़ाएँ, और जो हमारी एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन एनर्जी है, जिसके बारे में आप में भी काफ़ी दिलचस्पी है, उसको हम कैसे लोगों के बीच में ले जाएँ, ताकि जो तनाव चल रहा है. और उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत प्रभावित हूँ दीनदयाल उपाध्याय जी से, जिन्होंने इंटेग्रल ह्यूमनिज़्म की बात की. सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म से अलावा इतर इंटेग्रल ह्यूमनिज़्म हमें आगे ले जा सकता है, और यह एक सिद्धांत है जिसको हम लोग आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं भी व्यक्तिगत रूप से कोशिश कर रहा हूँ, हमारी पार्टी तो कर ही रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं. इसको भी हम लोग कैसे ग्लोबल मंच पे ले जाएँ एज़ अ ब्रांड इज़ समथिंग दैट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्च्युनिटी फॉर इंडिया. I'm glad you also made a mention of Dr. Shashi Tharoor, because and many videos have also come out right after, even when the delegations were going around the world, that Indian political unity was vivid. You might be from political opposition or you might be government in power, but everybody got together and this was lauded. चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम दुनिया भर में देखें, तो ये एक एस्पेक्ट था जो सबने बड़े अच्छे से देखा. पर उसके बीच में कांग्रेस पार्टी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनसे बड़ी ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आने लगी, विच इन मैनी वेज वर वेरी डिमीनिंग फॉर अ नेशन. क्योंकि आप यू आर गिविंग फॉर्डर टू एन ऑपोजिशन, यू आर गिविंग फॉर्डर टू एन एनिमी कंट्री बाय सेइंग कि ट्रम्प का क्या इन्वॉल्वमेंट रही थी. और उसके बीच में मैं आई हैव टू कम टू दिस एंड आई फर्स्ट सीक योर कमेंट ऑन कांग्रेस बिट, एंड द सेकंड क्वेश्चन नेचुरली इज कि व्हाट वाज ट्रम्प्स रोल. बिकॉज अभी 35 मिनट की एक लंबी कॉन्वर्सेशन हुई है G7 के बाद, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी और डोनाल्ड ट्रम्प जी की बात हुई है, और इसके अंदर ये क्लियर सामने प्रधानमंत्री जी ने ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स बोला है कि हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है. एंड डोनाल्ड ट्रम्प ऑन द अदर हैंड, द अमेरिकन प्रेजिडेंट इज मेकिंग अ वेरी काउंटर पॉइंट, polar opposite to what we are saying. How do you see that? तो पहले शशि थरूर पे आते हैं. सर, मैं तो समझता हूँ कि ही इज़ अ ग्रेट डिप्लोमैट, ही इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन. ऑपोजिशन में हैं, ठीक है, लेकिन ऑपोजिशन में भी हस्तियाँ होती हैं. हम देखते हैं सदन में भी कई ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं, उसमें से एक शशि थरूर जी हैं. उनका चयन होना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एक संकेत था कि हम लोग यूनाइटेड हैं. यूनाइटेड स्टेट्स सबसे अहम जगह थी जहाँ हम लोग गए थे, और वहाँ पर एक विपक्ष के नेता का नेतृत्व करना, कुछ लोग बोल सकते थे कि भाई इतना जोखिम आपने क्यों लिया, किसी पक्ष के नेता को आप भेज देते. लेकिन एकदम सही चॉइस था प्रधानमंत्री जी का, और जिसने भी इसको चॉइस को लिया. और इसका कारण ये है कि डिप्लोमेसी में उनको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि 29 साल तक यूएन में वह डिप्लोमेट रहे. तो जहाँ भी जाते थे एकदम क्लोजअप हमने देखा किस तन्मयता से उन्होंने बात रखी, अपनी प्रबलता से बात रखी. कोलंबिया में हमने उसको पलटा, उस सेनेटर की मैंने बात रखी, वहाँ पलटा हमने. कई जगह जहाँ पर थोड़ा सा एक हो सकता है गहमा गहमी हो सकती थी, वहाँ पर भी उन्होंने बड़ी सरलता से और बड़ी अच्छी तरह से हमारी बात रखी. हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, मैंने किया, तेजस्वी जी किया, मिलिंद देवरा थे, भुवनेश्वर कलतिया थे, हरीश बालायोगी थे, तरनजीत संधू थे, और लोग भी थे. तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत
मतलब मेरे हिसाब से बहुत गलत है कि कांग्रेस कुछ अपना अंदर का उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको देश की के राजनीति में और राष्ट्र की जो शक्ति की हम लोग प्रसार कर रहे हैं उसके बीच में ला रहे हैं। मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को, देखिए इसमें कोई राजनीति मत करिए। हम लोग साथ मिल के बाहर गए, आपके भी लोग थे, हमारे भी लोग थे, हम लोग साथ मिल के हमने अपनी बातें रखी और ये देश की बात थी, किसी और की बात नहीं थी। और बार-बार हम कहते हैं कांग्रेस वालों को, जब देश के बाहर आप जाते हैं तो आप लोग कटाक्ष मत करिए। देश के अंदर पूरा आपका मौका है, आप सदन में आइए, जो आप कहते हैं हम सुनते हैं, हम जो कहते हैं आप सुनते हैं, ये गणतंत्र की परिभाषा है। तो इस हिसाब से मैं बहुत दुखी हूँ कि इस प्रकार का जो एक तरह से टिप्पणी की गई उनके ऊपर। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जब आप आए उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई, आपने देखा होगा उन्होंने प्रधानमंत्री जी को मेरे सामने ही सौंपी उस रिपोर्ट को, मैं था उस समय। उसके बाद हमारी बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने उनको मेरे सामने उनको धन्यवाद दिया कि भाई ये कोलंबिया वाला मसला था। तो आई फील दैट द कांग्रेस हैज़ लेट अस डाउन इन दिस फैशन एंड दे शुड कीप national security issues above any petty politics. Coming to Mr. Donald Trump, देखिए मेरे हिसाब से we all know, and I won't say much more than this, that Mr. Trump is mercurial, right? But I think he's also the elected president of the of the oldest democracy of this world. So we The have modern world. of the modern world, yes. And I think what we should say is that we will have to respect many of the things he says, even if we don't like it. He may have his requirements. What that doesn't prevent us to do is to put our point across solidly. And that is what happened in that 35-minute conversation. दो तीन चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने बोला हमें मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं, हमने किसी ट्रेड के दबाव में इसका वो नहीं किया, और तीसरा यदि कुछ ऐसा होगा तो हम फिर प्रहार करेंगे। ये जो उनकी हमारी जो नई डॉक्ट्रिन है उसको उन्होंने दोहराया, किसी भी लाव लपेट के बिना। और यही चीज़ हम लोगों ने जगह जगह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करी। जेडी वैंस के साथ यही संदेश था, और इसमें शशि थरूर जी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। बहुत डायरेक्टली, बहुत फास्ट पेस कॉन्वर्सेशन थी, करीब 20 मिनट की थी, एंड वी वर ऑल देयर, वी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड बिट, बट मोस्ट ऑफ इट ही वाज लीडिंग जहाँ जहाँ गए। और इसमें हम लोग को कोई हिचक नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो एक गणतंत्र हैं, एक प्रभावशाली हैं, लेकिन हम भी पूरे विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र हैं। तो इस हिसाब से हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाएं, और मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग को किसी दबाव में आना चाहिए इसमें। अगर किसी कारणवश आदरणीय ट्रंप जी अपनी राजनीति में कुछ प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी है, वो भी मतलब उनके जो सिटीजन्स हैं उसको रिस्पेक्ट करें, डिसरिस्पेक्ट करें। अगला चुनाव बता देगा कि रिपब्लिकन्स कैसे आगे जाएंगे, डेमोक्रेट्स कैसे आगे जाएंगे। लेकिन हम लोग को अपनी बात प्रबलता से रखनी चाहिए। इसके लिए मैं पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। एक भी जगह उन्होंने अपनी बात नहीं छुपाई इस 45 मिनट में, और उसी के साथ साथ जब उन्होंने देश के सामने अपनी बात रखी तो बहुत क्लियर रखा कि हम लोग कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं उसको करेंगे, हम लोग अपने आप को आगे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का बहुत अच्छा संबंध रहेगा। आज भी है, कुछ एक दो मायने में हम लोग नहीं एग्री करते हैं तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। Very well said, sir. Thank you very much for taking out time to speak with us today. And I think बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जो हमने चर्चा की इस डिस्कशन के अंदर। हम आप जो पूर्वांचल में कमाल कर रहे हैं, जो आप देवरिया में कमाल कर रहे हैं, उसकी हम चर्चा नहीं कर पाए। पर मैं रिक्वेस्ट चाहूँगा कि कुछ ही समय बाद फिर से आपका समय चाहूँगा कि हम देवरिया और पूर्वांचल की चर्चा कर पाएँ। आप समय ज़रूर निकालिएगा। एंड आई विश यू वन, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर द इनक्रेडिबल एफर्ट दैट यू पुट इन फॉर द सर्विस ऑफ आवर नेशन, एंड बेस्ट विशेस सर। आप इतने ही पुरजोर ढंग से अपने रीजन की और भारत की बात आगे बढ़ाते रहें और काम करते रहें, देश की सेवा में काम करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आपने मुझे बुलाया दूसरी बार, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मेरा यहाँ पर हर समय आना शुभ रहेगा, मुझे मालूम है। धन्यवाद।